नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। और आप सबका स्वागत है किरण शिक्षार्थी मंच पर। और साहित्य की क्लास में आपका विशेष स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आदिकाल और आदिकाल में हम देख रहे हैं रासो साहित्य को। रासो साहित्य में जितने भी महत्वपूर्ण रचनाकार हैं हम सबको देख चुके हैं और आज हम देखेंगे पृथ्वीराज रासो को, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट भी आप बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, ये जो कुछ मैं करा रही हूँ इसमें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, या ऐसा भी नहीं है कि कुछ छूट रहा है। बिल्कुल हम रिवीजन कर रहे हैं और इस रिवीजन में आप मेरे साथ बिल्कुल जुड़ सकते हैं और आपका समय भी बहुत कम लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हम देख रहे हैं पृथ्वीराज रासो को, जो कि चंद्र बरदाई की रचना है। इसके पृथ्वीराज रासो रचनाकार हैं चंद्र बरदाई, और इसका जो रचनाकाल है वो है, इसका रचनाकाल अज्ञात है। इसका रचनाकाल अज्ञात नहीं है, रचनाकाल ये रहा 1193 ईस्वी माना जाता है। इसका रचनाकाल माना जाता है 1193 ईस्वी माना जाता है। चंद्र बरदाई का जन्म 1168 ईस्वी में लाहौर भाट जाति के जगाता नामक गोत्र में हुआ था। इस रचना का रचनाकाल है 1193 ईस्वी। काव्य रूप है प्रबंधात्मक महाकाव्य है। चंद्र बरदाई हिंदी के महाकवि तथा पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। शुक्ल के अनुसार, शुक्ल जी ऐसा मानते हैं कि चंद्र बरदाई हिंदी के महाकवि तथा पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। अब देख लेते हैं आगे। इस पृथ्वीराज रासो में जो नायक है वो पृथ्वीराज चौहान है, धीरोदात्त श्रेणी के नायक हैं। नायिका है संयोगिता, मुग्धा श्रेणी की नायिका है। और इसमें जो कुल सर्ग हैं, इसमें जो सर्ग हैं उनको समय कहा गया है, और इसमें कुल 69 समय है, यानी 69 समय है। 61 लिखे, इसमें से जो 61 हैं वो लिखे चंद्र बरदाई ने, और बाकी के जो 8 हैं वो इनके पुत्र जलहन ने लिखे हैं। इसमें जो प्रधान रस है वो वीर और श्रृंगार है। इसकी शैली पिंगल है, अपभ्रंश और ब्रजभाषा मिश्रित जो शैली होती है वो होती है पिंगल। पृथ्वीराज रासो के रूपांतरण। पहला है वृत्त रूपांतरण, और इसमें छंद हैं 6306 छंद हैं इसमें, और इसमें सर्ग हैं 69 यानी समय। इसकी हस्तलिखित प्रति उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। इसका प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी से हुआ है। अब है मध्यम रूपांतरण। इसमें 7000 छंद हैं। इसकी हस्तलिखित प्रतियां बीकानेर एवं अबोहर के संग्रहालयों में सुरक्षित है। तीसरा है लघु रूपांतरण। इसमें छंद हैं 3500 छंद हैं इसमें, और इसमें जो समय या सर्ग हैं वो है 19। इसकी हस्तलिखित प्रति बीकानेर के संग्रहालय में सुरक्षित है। चौथा है लघुतम रूपांतरण। इसमें 1300 छंद हैं। इसे डॉक्टर दशरथ शर्मा ने मूल पृथ्वीराज रासो माना है। इसका संपादन डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने किया है। अब देखते हैं आगे। कर्नल जेम्स टॉड तथा डॉक्टर बुलर।
पृथ्वीराज रासो के काव्य सौंदर्य के प्रति मुग्ध होकर कर्नल जेम्स टोड ने इसके छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया तथा इसे द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से प्रकाशित करने की योजना बनाई। इसी बीच डॉक्टर बुलर को कश्मीर के जयानक कवि द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय नाटक संस्कृत भाषा में है जो मिला, जिसमें संयोगिता हरण का चित्रण नहीं था। अतः उन्होंने 1875 ईस्वी में इसे अप्रमाणिक या जाली घोषित करते हुए इसका जो प्रकाशन था वो रुकवा दिया। और यहीं से शुरू होता है अप्रमाणिक, प्रमाणिक और अर्ध प्रमाणिक का प्रश्न। 3 हिस्सों में बटा हुआ है ना ये कि कौन इसे प्रमाणिक मानते हैं, कौन अप्रमाणिक मानते हैं और कौन अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। तो यह जो प्रश्न है वो यहीं से शुरू हुआ था। डॉक्टर बुलर द्वारा इसे अप्रमाणिक घोषित करने के बाद पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता को लेकर विद्वान निम्नलिखित 3 भागों में बट गए। पहले तो है अप्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में कौन कौन आते हैं, तो इसमें आते हैं गौरी शंकर हीरानंद ओझा, मुरारी दान एवं कवि राजा श्यामल दास, देवी प्रसाद मुंसीफ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बुलर, मोतीलाल मिनारिया। और इनको याद करने की जो ट्रिक है वो है GMD अब अप्रमाणिक मोतीला। अगर आप शॉर्ट में याद रखना चाहते हैं GMD अब अप्रमाणिक मोतीला, तो ये कौन इसको जो मानते हैं वो अप्रमाणिक मानते हैं। अब देख लेते हैं प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में कौन कौन है। प्रमाणिक मानने वाले विद्वान श्याम सुंदर दास, कर्नल जेम्स टोड, ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, हरिओद, डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, ये इसको प्रमाणिक मानते हैं। अब देख लेते हैं अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान। अर्ध प्रमाणिक कौन कौन मानते हैं? अगरचंद नाहटा, मुनि जिनविजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी। और इनको याद करने की ट्रिक है अगर मुनि अधूरी हज सुनाई, अगर मुनि अधूरी हज सुनाई। तो अप्रमाणिक भी हमें ट्रिक से याद हो जाते हैं और अर्ध प्रमाणिक भी, लेकिन फिर जो बचे हैं वो प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में शामिल होंगे जो इनमें नहीं आए, है ना। तो अब देख लेते हैं पृथ्वीराज रासो की भाषा आलोचकों की दृष्टि में क्या है। पृथ्वीराज रासो की भाषा आलोचकों की दृष्टि में अपभ्रंश मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं? मुनि जिनविजय, मुनि कांति सागर, सुनीति कुमार चटर्जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। डिंगल मिश्रित ब्रज भाषा मानने वाले विद्वान हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, मोतीलाल मिनारिया। पिंगल शैली एवं ब्रजभाषा मानने वाले विद्वान हैं उदय नारायण तिवारी, ग्रियर्सन, डॉक्टर नामवर सिंह, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, विपिन बिहारी त्रिवेदी। अब देख लेते हैं पृथ्वीराज रासो के महत्वपूर्ण सर्ग और समय कौन कौन से हैं, और यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक तो पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पहला कौन सा है? आदि पर्व समय मंगलाचरण एवं पृथ्वीराज चौहान का वंश परिचय है इसमें। दूसरा है दाशम समय, विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किया गया है। 57वां है कैमास वध समय। 61वां है कन्वज समय। सबसे बड़ा सर्ग पृथ्वीराज रासो का केंद्रीय भाग। 20वां है पद्मावती समय, सबसे छोटा सर्ग है। 69वां है महोबा समय। बस यही है, और ये जितने भी हैं सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अब देख लेते हैं पृथ्वीराज रासो के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। पृथ्वीराज रासो में 68 तरह के छंदों का प्रयोग हुआ है, जिसमें कवित 56 छंदों को कवित कहा गया है।
भुजंगी, चौपाई, त्राटक, दोहा आदि महत्वपूर्ण छंद हैं। पृथ्वीराज रासों में दी गई घटनाओं एवं इतिहास में वर्णित घटनाओं में 80 से 90 वर्षों का अंतर मिलता है। इसके निराकरण के लिए मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने अनंत संवत की कल्पना की। नरोत्तम स्वामी ने पृथ्वीराज रासों को मुक्तक काव्य माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मान्यता है कि मूल पृथ्वीराज रासो सुख सुखी संवाद में लिखा गया था। जिन अंशों में सुख सुखी संवाद मिलता है वे प्रमाणिक हैं तथा जिनमें यह संवाद नहीं मिलता वे अंश प्रमाणिक हैं, वे अंश अप्रमाणिक हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे विशाल घटनाकोश कहा है। बाबू गुलाब राय ने इसे स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहा है। श्याम सुंदर दास और उदय नारायण तिवारी ने इसे विशाल वीर काव्य मानते हैं। वृत्त विशाल महाभारत कहते हैं इसको दशरथ शर्मा। अब देख लेते हैं पृथ्वीराज रासों के सर्ग। जो इम्पोर्टेंट है हम वो ही देख लेते हैं, बाकी तो सभी दिख रहे हैं लेकिन जो इम्पोर्टेंट है हम वो ही पढ़ लेते हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें एक है आदि पर्व समय, दासम समय, पद्मावती ब्याह कथा, पृथा ब्याह कथा, और है देवगिरी समय, शशि व्रतावर्णन, रेवा तट समय, और इस 44वां है भीमवध। और आगे देखते हैं इंछिनी ब्याह समय 14वां है, 33वां है इंद्रावती ब्याह, और 50वां है संयोगिता नेम प्रस्ताव, और 57वां है कैमास वध समय कैमास, और यहाँ है विवाह समयों, और 59वां है महोबा युद्ध प्रस्ताव, और 61वां है कन्वज युद्ध कथा। अब देख लेते हैं पृथ्वीराज रासों के संबंध में आलोचकों के मत या कथन। चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासों हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। यह कौन मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पृथ्वीराज रासों इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है। जयानक का पृथ्वीराज विजय भी काव्य ग्रंथ ही है, फिर क्यों उसमें घटनाएं और नाम ठीक ठाक हैं? यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पृथ्वीराज रासों प्राचीन काल की साहित्य की पिंगल भाषा का ग्रंथ है। श्याम सुंदर दास। पृथ्वीराज रासों एक राजनीतिक महाकाव्य है। डॉक्टर बच्चन सिंह। पृथ्वीराज रासों राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। डॉक्टर बच्चन सिंह। पृथ्वीराज रासों की रचना सुख सुखी संवाद के रूप में हुई थी। जिन सर्गों में यह शैली नहीं मिलती है उन्हें प्रक्षिप्त मानना चाहिए। इससे वे अंश ही प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं जिनमें इतिहास विरुद्ध तथ्य हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी। युद्धों के प्रसंगों में पृथ्वीराज रासों की भाषा डिंगल का रूप धारण करती है, किंतु विवाह और प्रेम इत्यादि सुकुमार प्रसंगों में वह प्रधान रूप से वह पिंगल ही बनी रहती है। वस्तुतः मूल पृथ्वीराज रासों शौरसेनी अपभ्रंश में लिखा गया था, जो परिनिष्ठित साहित्यिक अपभ्रंश से थोड़ी भिन्न और कुछ आगे बढ़ी हुई थी।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। पृथ्वीराज रासो की भाषा वास्तव में अपभ्रंश ही है। मुनि जिनविजय। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसा कौन कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब नीचे कुछ रासो ग्रंथ दिए गए हैं और उनके रचनाकार दिए गए हैं, तो हम देख लेते हैं। वैसे हम इन सबको पढ़ चुके हैं, एक बार सिर्फ ग्रंथ और उनके रचनाकार देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई, बीसलदेव रासो नरपति नालय, परमाल रासो जगनिक, हमीर रासो शारंगधर, खुमान रासो दलपति विजय, विजयपाल रासो नल सिंह भाट। अब नीचे अन्य रासो रचनाएं दी गई हैं, उनको देख लेते हैं। बुद्धि रासो जलहन, कायम खां रासो न्यामत खां जानकवि, कलयुग रासो रसिक गोविंद, राम रासो समय सुंदर, राणा रासो दयाल कवि, रतन रासो कुंभकर्ण, कुमार पाल रासो देव प्रभु सूरी। तो जो पृथ्वीराज रासो है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने पूरा पृथ्वीराज रासो पढ़ लिया है। जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते थे हम सब देख चुके हैं। और अब अगली वीडियो से हम शुरू करेंगे जैन साहित्य को। इस क्लास में इतना ही। रासो साहित्य हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।